Hello everyone. Good afternoon. I'm Dr. Mayanka, consultant nephrologist at Healing Hospital. Thank you for joining me today. आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशली दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम किडनी डिजीज. आज मैं बात करने जा रही हूँ डायलिसिस एंड किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में. तो जो किडनीज हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी. In addition to removing excess toxins, they also help to get rid of excess fluid and salt in our body. तो अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की किडनीज उनका साथ नहीं देती एंड दे फेल फॉर सम रीजन. रीजन फॉर किडनी फेलियर कुड बी दैट दे कुड बी सफरिंग फ्रॉम सम क्रॉनिक डिजीज, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन. डायबिटीज इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है किडनी फेलियर का. और सम पीपल दे सफर सम काइंड ऑफ अक्यूट इंसल्ट, कि वो एकदम से बीमार हो जाते हैं एंड दैट्स व्हाई किडनीज डोंट वर्क. तो जब भी ऐसा होता है तो इस केस में हमें डायलिसिस करना पड़ता है सो दैट पेशेंट्स कैन सस्टेन लाइफ. डायलिसिस एक प्रोसीजर है जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है. डायलिसिस से हम जो भी एक्सेस टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव कर सकते हैं. In addition to removing excess toxins, we can also take care of excess fluid and salt which accumulates in our body. डायलिसिस दो तरह के होते हैं. एक है हीमोडायलिसिस और सेकंड इज पेरिटोनियल डायलिसिस. मोस्ट कॉमनली पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे रहते हैं. और ये दोनों किडनी डायलिसिस के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं. बट मैं दोनों के बारे में एक बाय एक करके बात करूंगी एंड देन वी विल टॉक अबाउट किडनी ट्रांसप्लांट. तो हीमोडायलिसिस जो है वो ब्लड डायलिसिस होता है. उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं जो कि डायलिसिस मशीन में जाता है. इन द डायलिसिस मशीन इट पासेस थ्रू अ फिल्टर. सो फिल्टर इज डायलाइजर विच इज एन आर्टिफिशियल किडनी. सो वो ब्लड को क्लीन करता है, एक्सेस टॉक्सिन्स निकालता है एंड जो भी क्लीन ब्लड होता है वी रिटर्न दैट टू पेशेंट्स बॉडी. टिपिकली हीमोडायलिसिस करने के लिए हमें एक्सेस चाहिए होता है. एक्सेस का मतलब कोई भी पोर्ट जिससे कि हम ब्लड निकाल सकते हैं. सो वन जो भी कॉमन एक्सेस हम डायलिसिस के लिए यूज करते हैं, दे आर कैथेटर, फिस्चुला और ग्राफ्ट. तो सबसे अच्छा जो एक्सेस होता है दैट इज फिस्चुला. जो फिस्चुला होता है दैट इज क्रिएटेड बाय अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच दे जॉइन योर आर्टरी एंड वेन, ताकि जो आपकी वेन है उसका साइज बड़ा हो जाए एंड देन वी कैन यूज दैट वेन फॉर हीमोडायलिसिस. तो हीमोडायलिसिस टिपिकली आपको इन सेंटर ही होता है. लाइक यू नीड टू गो टू अ डायलिसिस सेंटर एंड टिपिकली यू नीड टू डू डायलिसिस 3 times a week and 4 hour each session. So इतनी डायलिसिस रिक्वायरमेंट मिनिमम है पेशेंट को टू सस्टेन लाइफ. आप समझ सकते हैं कि हमारी जो हेल्दी किडनी है वो 24 घंटे काम करती है. इट वर्क 7 days a week. और इन अगर हम उसको एक हीमोडायलिसिस से कंपेयर करें तो वी आर जस्ट डूइंग 12 hours ऑफ डायलिसिस अ वीक. तो इतना मिनिमम रिकमेंडेड डोज होती है. इसलिए कि जो भी डायलिसिस पेशेंट होते हैं हम उन्हें इंकरेज करते हैं कि वो अपना कोई भी डायलिसिस सेशन मिस ना करें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस. तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये एक होम हीमोडायलिसिस मोडालिटी है जो कि आप अपने घर के कंफर्ट में अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. एंड इन बिटवीन लाइक वंस और ट्वाइस अ मंथ आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट या डायलिसिस नर्स को मिलने जाना होता है हॉस्पिटल में. पेरिटोनियल डायलिसिस में आप जो आपकी पेरिटोनियल कैविटी होती है, जो आपके पेट में होती है, उसकी मेम्ब्रेन को आप एज अ फिल्टर यूज करते हो. उसमें आप फ्लूइड फिल करते हो एंड देन आफ्टर वो फ्लूइड थोड़ी देर रहता है देन यू ड्रेन इट आउट. तो जो फ्लूइड बाहर निकलता है उसके साथ टॉक्सिन्स भी ड्रेन हो सकते हैं. पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली जो लोगों को ऐसे लगता है कि नहीं वो 3 बार हफ्ते में हीमोडायलिसिस सेंटर नहीं जाना चाहते, उनके लिए बहुत अच्छी मोडालिटी है. एंड स्पेशली इफ यू हैव अ बिजी जॉब लाइफ,
तो कुछ पेशेंट्स ओवरनाइट डायलिसिस करते हैं, जिसमें वो मशीन अपने जो बेली में कैथेटर होता है पेरिटोनियल डायलिसिस का, उसको मशीन के साथ कनेक्ट करते हैं। ओवरनाइट आपका डायलिसिस होता है एंड इन द मॉर्निंग यू डिस्कनेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द मशीन एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द डे। आप अपना जो भी आपकी रूटीन वर्क है, जॉब है, हॉबीज है, यू कैन परस्यू दैट। एंड इफ यू आस्क मी कि कौन सी मोडालिटी बेटर है, तो आई वुड से कि दोनों मोडालिटी एक जैसी हैं। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट विद योर डायलिसिस। सम पेशेंट्स प्रेफर कि ये डायलिसिस उनको एक डायलिसिस सेंटर में, जहाँ पे ट्रेन प्रोफेशनल्स दे आर मॉनिटरिंग यू, उसी सेटिंग में होना चाहिए। whereas some patients want to take control of their treatment, they would prefer to do a dialysis at home. So in terms of which modality of dialysis is better, there's no nothing is better than the other. It just depends on what you want for yourself. तो अब हम आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर। मुझे एक क्वेश्चन आया है बबलजीत कौर से। उन्होंने पूछा है हु कैन डोनेट किडनी। तो मैं इस क्वेश्चन पे शॉर्टली आती हूँ। पहले मैं थोड़ा बहुत किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताना चाहती हूँ। जिन भी पेशेंट्स की किडनी काम नहीं कर रही है और दे हैव लाइक एंड स्टेज रीनल डिजीज, उनके लिए जो डायलिसिस है, आई वुड से दैट इज जस्ट अ ब्रिज जब तक उनको ट्रांसप्लांट नहीं मिलता। अगर आप देखें कि जो डायलिसिस है, डिस्पाइट हम पेरिटोनियल डायलिसिस जिसको हर रोज करते हैं, या हीमोडायलिसिस जो 3 times a week करते हैं, फिर भी अगर देखें कि वो फिर भी कितनी ब्लड की क्लियरेंस करता है कंपेयर टू अ हेल्दी किडनी, इट इज ओनली 15 to 20%। एक डायलिसिस कभी भी एक हेल्दी किडनी का काम नहीं कर सकता। बट जिन पेशेंट्स की किडनी काम नहीं करती, उनके लिए डायलिसिस एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। So if you are on dialysis, so I would suggest that you should talk to your doctor about कि आप ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर हम जो भी डोनर होता है, विच कैन बी वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, और कोई और काइंड डोनर है who have listed themselves as organ donors, तो जो भी डिसीज डोनर्स या कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है, उसके थ्रू आपको मिल सकता है। तो उसमें हम एक किडनी आपके अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, जिनको जो एंड स्टेज रीनल डिजीज से सफर करते हैं, एंड दैट किडनी टेक्स ओवर वर्क ऑफ ए हेल्दी किडनी। सो जो एग्जैक्टली कौन डोनेट कर सकता है किडनी? सो अगेन आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, they can donate kidney, but for that they need to undergo extensive checking. हम usually उनका जो भी डोनर होता है, we do lot of workup to make sure कि अगर वो एक किडनी भी डोनेट कर दे, then they can live a long healthy life with the other kidney. Second thing is कि उनका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर आप आप डायलिसिस पे हैं, आप एंड स्टेज रीनल डिजीज के पेशेंट है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि कौन कौन आपकी फैमिली में आपको डोनेट कर सकता है। एंड यू शुड ऑल्सो टेल योर फैमिली मेम्बर्स कि आपको किडनी चाहिए। जो पेशेंट्स ट्रांसप्लांट कराते हैं, ये देखा गया है, दे लिव मच लॉन्गर देन पेशेंट्स हु आर ऑन हीमोडायलिसिस। और नॉर्मली जब आपका ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो एवरेज लाइफ जो ट्रांसप्लांट की चलती है, दैट इज अबाउट 12 to 15 years, एंड दैट्स अ रियली गुड टाइम। आपका डायलिसिस में आपको जाना नहीं पड़ता, यू कैन ट्रैवल इन द मीन वाइल। जो डायलिसिस में पेशेंट्स होते हैं, उनको कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप अपनी नॉर्मल जॉब कर सकते हो। सो योर लाइफ इज बैक टू वेयर इट वॉज बिफोर यू स्टार्टेड डायलिसिस। अब मैं अगला क्वेश्चन लूंगी। मुझे पूछा है जस्सी कलसी ने कि her grandfather is on dialysis and during dialysis he feels pain in his feet. Is it common? हाँ जी, कुछ पेशेंट्स को ना क्रैम्प्स पड़ते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो फ्लूइड हम निकाल रहे हैं, जो इसको हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, विच इज वाटर एंड सॉल्ट, जब वो एक्सेस निकलती है, यानी जितनी बॉडी टॉलरेट कर सकती है उससे ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में निकलती है,
दैट कुड बी वन ऑफ द कॉज। तो अगर वो रीज़न है तो जो भी उनके डॉक्टर हैं वो उनकी डायलिसिस ट्रीटमेंट को मॉनिटर करके जिस रेट पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन निकल रही है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अदर थिंग कुड बी इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर्स, पोटेशियम डिस्टर्बेंस। तो उनको जैसे प्री डायलिसिस एक पोटेशियम कराना चाहिए और देखना चाहिए कि उनका पोटेशियम किस रेंज में है। सो दिस इज अ सिम्टम, वेरी कॉमन सिम्टम, बट इसके हम डायलिसिस ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके इस साइड इफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब मुझे पूछा गया है राहुल कुमार ने कि बेस्ट टाइम फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। हाँ जी, देखिए अगर आप किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या आपको एंड यूर ऑन डायलिसिस, तो ट्रांसप्लांट जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। सो लेट मी टॉक अबाउट जो डिफरेंट मोडालिटीज़ ऑफ ट्रांसप्लांट होती हैं। एक तो है कि लिविंग डोनर, जिसमें आपका कोई फैमिली मेम्बर आपको किडनी डोनेट करना चाहता है। सेकेंड इज डिसीज डोनर, जिसके अंदर जो भी लोगों ने अपना नाम ऑर्गन डोनर लिस्ट में एनलिस्ट किया होता है एंड अनफॉर्चुनेटली दे डाई, तो उनके ऑर्गन्स एलोकेट होते हैं। सो जो लिविंग डोनर है उसके अंदर यू कैन स्केड्यूल व्हेन यू वांट टू गेट ट्रांसप्लांट। सो कुछ पेशेंट्स जो मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल दे हैव समबडी हु वांट्स टू डोनेट, तो वो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कि उनका जो डोनर है दे कैन टेक एडिक्वेट टाइम ऑफ वर्क, और मतलब उस हिसाब से यू कैन स्केड्यूल कुछ महीने आगे पीछे। और बट जो डिजीज डोनर रीनल ट्रांसप्लांट है उसमें जब भी किडनी बिकम्स अवेलेबल दे ऑलवेज गिव यू अ कॉल इफ यू आर नेक्स्ट ऑन द लिस्ट एंड दे आस्क यू कि आपको ये किडनी लेनी है, यू रेडी फॉर ट्रांसप्लांट। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ट्रांसप्लांट जितनी जल्दी होगा उतना ही अच्छा है। सो द लेस टाइम यू स्टे ऑन डायलिसिस, आपका आउटकम ओवरऑल उतना ही अच्छा होता है। सो इट्स बेस्ट टू गेट किडनी ट्रांसप्लांट अगर इफ यू आर लकी इनफ कि आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको डोनेट कर सकता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अजय संग्रही से, व्हाट आर द प्रिकॉशंस आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। सो आप जैसे कि जानते हैं किडनी ट्रांसप्लांट में किसी और के ऑर्गन आपके बॉडी के अंदर है। सो जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन चीज़ आती है, सो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है गॉड गिवन कि वी ट्राई टू अटैक दैट थिंग। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस देते हैं ताकि जो आपने किडनी आपको मिली है उस पर कोई रिजेक्शन ना हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पोस्ट ट्रांसप्लांट इज कि आप अपनी एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन जैसे डॉक्टर ने स्केड्यूल की है वैसे ही लेते रहें। एंड यूजुअली मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि उन्हें एक भी टाइम की मेडिसिन नहीं मिस करनी चाहिए। जो पेशेंट्स इन बिटवीन किसी एक दिन भूल गए दवाई लेना, थोड़ा थोड़ा करके उनका देयर इज ऑलवेज अ चांस कि उसमें अक्यूट रिजेक्शन हो जाए या क्रॉनिक रिजेक्शन। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज दैट यू नीड टू बी कंप्लायंट विद योर मेडिकेशंस। जैसे डॉक्टर ने आपको बताया है, टिपिकली हम 3 इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस देते हैं, वो तीनों के तीनों जिस टाइम पे लिखी गई हैं वैसे ही खानी है। सेकेंड थिंग इज पोस्ट ट्रांसप्लांट, इनिशियली आपको जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और जो आपके यूरोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने किया है ट्रांसप्लांट, उनके साथ इनिशियली फ्रीक्वेंट फॉलोअप होता है। लॉन्ग टर्म आपको नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ता है फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट दे कैन मॉनिटर योर किडनी फंक्शन एंड सी कि उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। एंड एज यू गो अलॉन्ग द कोर्स ऑफ ट्रांसप्लांट, जितना आपका अमाउंट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस है उसका हम चेंज करते हैं एंड वी नीड टू मॉनिटर सेवरल पैरामीटर्स व्हाइल यू आर ऑन दीज मेडिकेशंस। So you need to follow your doctor regularly post transplant and follow his or her instructions. Next question मैं लूँगी मिस राय वंडी से। उन्होंने पूछा है which food kidney patients should avoid and after how many times we can use dialyzer. Okay, so अगर आपका क्वेश्चन है किडनी पेशेंट, so किडनी पेशेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। सो बिकॉज हमारा टॉपिक यहाँ पे डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट है, सो आई एम ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट पेशेंट्स हु आर ऑन डायलिसिस। सो जो पेशेंट्स हीमोडायलिसिस पे होते हैं उनके लिए काफ़ी सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि हीमोडायलिसिस ओनली
works as good as 15 to 20% what an healthy kidney does. सो उनमें उनको पोटेशियम यूजुअली लो रखना पड़ता है अपने डाइट में, फॉस्फोरस लो रखना पड़ता है, बिकॉज नॉर्मली ये सब टॉक्सिन्स किडनी रिमूव करती हैं. बट इवन विद अ वेरी गुड डायलिसिस देर इज अ चांस कि ये दोनों आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होंगे. सो यू नीड टू फॉलो स्ट्रिक्ट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस कि आप कम से कम लें. थर्ड थिंग इज कि आपको प्रोटीन इंटेक अपना काफ़ी अच्छा रखना पड़ता है, बिकॉज माल न्यूट्रिशन इज़ वेरी कॉमन इन पेशेंट्स हु आर ऑन डायलिसिस. तो अपना प्रोटीन इंटेक एटलीस्ट 1.2 ग्राम पर केजी पर डे वो मेंटेन करना ज़रूरी है. फोर्थ थिंग आई वुड से कि आपको सॉल्ट एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना ज़रूरी है. सो कुछ पेशेंट्स जो डायलिसिस पे होते हैं दे मेक गुड अमाउंट ऑफ यूरिन एंड सम ऑफ देम डोंट मेक यूरिन. तो आप जितना भी वाटर इंटेक इन बिटवीन डायलिसिस ट्रीटमेंट करते हैं दैट accumulates in your body and during dialysis we remove it. बट ऐसे देखा गया है कि अगर इन बिटवीन डायलिसिस ट्रीटमेंट आपका बहुत ज़्यादा वाटर वेट गेन हो जाता है, उससे लॉन्ग टर्म पुअर आउटकम्स होते हैं. इसलिए मैं अपने सब पेशेंट्स को कहती हूँ कि उनको फ्लूइड का मतलब किसी भी तरह का पानी एक लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए और हमेशा एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए, ताकि यू कैन अकाउंट फॉर कि आप कितना पानी ले रहे हैं. सो जो कितना फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन एग्जैक्टली फॉलो करना है, इट depends from patient to patient, because सबका अलग तरह की situation होती है, सबके they have different types of how much urine they are making. But in general मैं patients को कहती हूँ that they should try to stay below 1.5 to 1 liter. So that should be their total fluid intake. And second thing I always tell them कि आपको salt avoid करना चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा salt खाते हैं अपनी डाइट में तो आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी and then you will drink water. So that leads to water weight gain in between dialysis treatment. जो पेरिटोनियल डायलिसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. उनका इनफैक्ट पोटेशियम जो है वो लो रन करता है इंस्टेड ऑफ रनिंग हाई, तो उनकी डाइट में इतनी ज़्यादा पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. एंड सेकेंड थिंग बीइंग कि बिकॉज वो डेली डायलिसिस करते हैं इन कंपैरिजन टू हीमोडायलिसिस जो सिर्फ 3 times अ वीक होता है, उनमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं. बट अगेन सब पेशेंट अलग होते हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो जो भी आपके लिए बेस्ट होता है वो डॉक्टर आपके आपकी हिस्ट्री देखते हुए, आपकी लैब वर्क सब देखते हुए आपको सजेस्ट करेगा. तो आप जहाँ पे भी डायलिसिस करा रहे हैं वहाँ पे आपको अपने नेफ्रोलॉजिस्ट और जो रीनल डाइटिशियन है उनसे बात करनी चाहिए. नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय मिस्टर हरप्रीत सिंह. He has asked me how many coconut water can we drink in a day, and is it true that it can affect kidney if I drink coconut water in excess? So actually ऐसा this is like myth कि coconut water doesn't adversely affect kidneys. So अगर आपने पूछा है कि आप कितना पानी या किसी भी तरह का फ्लूइड एक दिन में पी सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपको और क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज़ हैं. अगर आपकी किडनीज हेल्दी हैं, आपका हार्ट हेल्दी है, आपको कोई और ऐसी इलनेस नहीं है जिसमें आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, देन इट डजंट डू एनी हार्म. बट एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट एज आई वाज सेइंग बिफोर. कुछ पेशेंट्स जिनको एडवांस किडनी डिजीज़ होता है या डायलिसिस पे होते हैं, उनको सॉल्ट एंड वाटर रिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली जो हार्ट फेलियर पेशेंट्स हैं उनको हम फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन पे डालते हैं. और भी बहुत सारी ऐसी इलनेस हैं जिसमें हमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डालना चाहिए. बट अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है और आप बिल्कुल हेल्दी है, देन आई वुड सजेस्ट आपको जब प्यास लगती है आप पानी पी सकते हैं या कोकोनट वाटर पी सकते हैं. इट डजंट हार्म योर किडनीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गुरवंदना कौर. She has asked that what precautions a diabetic person should take in general in order to avoid kidney disease, and are their children at risk too for kidney disease? So जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मैं यही बताऊंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ किडनी डिजीज़.
तो उनको अपनी ब्लड शुगर को एडिक्वेटली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. सो दे नीड टू रेगुलरली चेक योर देयर ब्लड शुगर और अपने रूटीन चेकअप्स करवाने चाहिए. और जैसे आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, इधर इट इज़ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, दैट इज़ जो मेडिसिन होती है या इंसुलिन है, बेस्ड ऑन देयर एडवाइस उनको लेनी चाहिए. दैट इज़ नंबर 1. सेकेंड थिंग बीइंग, जिनको जो डायबिटिक्स होते हैं, हम उनका रूटीनली किडनी टेस्ट और एक यूरिन का टेस्ट करते हैं, यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशो. जो भी डायबिटिक्स होते हैं उनके अंदर कई बार प्रोटीन लीक हो जाता है किडनी से, एंड दैट इज़ वन ऑफ द अर्लियर मार्कर्स दैट दे आर गोइंग टू डेवलप किडनी डिजीज. इन पेशेंट्स में टिपिकली हम कुछ मेडिसिन देते हैं टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ डायबिटिक किडनी डिजीज. तो आपको अपना जो रूटीन चेकअप है, विच इज़ क्रिएटिनिन, यूरिया एंड यूरिन रूटीन एंड यूरिन प्रोटीन टू क्रिएटिनिन रेशो, ये चेक करवाना चाहिए. अगर ये सब नॉर्मल आता है सो एटलीस्ट वंस अ ईयर आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए. द अदर थिंग बीइंग, मोस्ट ऑफ द डायबिटिक्स दे ऑल्सो हैव हाई ब्लड प्रेशर. तो उनको हाइपरटेंशन के लिए भी अपने आप को रूटीनली स्क्रीन करना चाहिए. और अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई है, then if they have coexisting diabetes and hypertension, then their risk of kidney disease increases. So if they are diagnosed with hypertension, उनको अपनी डॉक्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग मेडिकेशंस लेनी चाहिए. Next question is if their children are at risk for kidney disease as well. जिनको भी डायबिटीज होता है, there is always risk, that is always a risk factor for their children, कि उनको भी डायबिटीज़ हो सकता है. एंड यू नो दैट विल अगेन, डायबिटीज इन इटसेल्फ कैन लीड टू एंड ऑर्गन डैमेज इंक्लूडिंग किडनीज. सो अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, आई वुड सजेस्ट कि आपको हर समय एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सो दैट यू नो आपको डायबिटीज़ ना हो. एंड आपको रूटीनली अपनी ब्लड शुगर चेक करवानी चाहिए. सो डायबिटीज़ अगर आपको स्क्रीन करवाना है कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, तो एक फास्टिंग शुगर आप चेक करा सकते हैं और खाना खाने के 2 घंटे बाद की शुगर. एंड बेस्ड ऑन दैट वैल्यू इट गिव्स कि आपको प्री डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है. सो यू शुड ऑलवेज गेट दैट स्क्रीनिंग डन ऑन अ रेगुलर बेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स वी शुड गेट आवर वायरल मार्कर्स डन. सो अगर आप ये क्वेश्चन डायलिसिस पेशेंट्स के लिए पूछ रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट जो रिकमेंडेशन है दैट इज़ वंस इन 6 months यू शुड गेट वायरल मार्कर्स डन. एंड इन बिटवीन आपको अपने LFTs चेक करवाने चाहिए वंस अ मंथ. सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड और रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट, थैंक यू मिस्टर हरप्रीत फॉर द नाइस कॉमेंट. अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा बहुत, और कि किडनी ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं एंड व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट. सो अगर आपको एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करें एंड दे वुड रेफर यू टू द नियरेस्ट ट्रांसप्लांट सेंटर. टिपिकली जब भी आप ट्रांसप्लांट सेंटर में जाते हैं, दे इनिशियल विजिट में दे वुड आस्क ऑल योर सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, एंड इन पर्टिकुलरली दे वुड वांट टू नो कि आपको कोई और ऐसी एंड ऑर्गन डैमेज नहीं है, कि आपको कोई सिवियर हार्ट फेलियर नहीं है, लिवर डिसफंक्शन नहीं है, या कोई एक्टिव कैंसर तो नहीं है. सो इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम any of these, then potentially they would say कि आपका हम जो भी ट्रांसप्लांट है वो अभी नहीं कर सकते, and based on that they will suggest you. The other thing being कि usually in patients का हम पूरा cardiac evaluation करते हैं, which would be कि initially तो ECG करते हैं, हार्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं, which is 2D echocardiogram. ओकेजनली जिन पेशेंट्स को रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनका हम स्ट्रेस टेस्ट भी करते हैं, जिसमें वो आपको ट्रेडमिल पे चला के देखते हैं कि आपकी ECG में कोई चेंजेस तो नहीं आते हैं. बिसाइड्स दैट जो आपकी एज अप्रोप्रिएट कैंसर स्क्रीनिंग होती है कि आपको कोई एक्टिव कैंसर तो नहीं है, वो करते हैं. दे ऑल्सो डू CT स्कैन ऑफ योर एब्डोमेन, चेस्ट एक्सरे. सो ये काफ़ी सारी डिटेल्ड इवेल्युएशन उनके लिए करते हैं जो रिसिपिएंट होता है. दे वॉन्ट टू बी श्योर
कि जिस पेशेंट को किडनी मिल रही है that kidney would survive and they can take the surgery because it's a big procedure. सेकेंडली जो डोनर्स होते हैं दे वुड ऑलवेज आस्क यू कि आपकी फैमिली में कौन कौन है जो आपको डोनेट कर सकता है, एंड देन दे वुड टेक अप्रोप्रिएट हिस्ट्री फ्रॉम देम. टिपिकली जब भी आपको ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन के लिए बुलाते हैं, इट्स अ वेरी डे लॉन्ग प्रोसीजर जहाँ पे आप एक सोशल वर्कर से मिलते हैं, बाकी सब लोगों से मिलते हैं, बट आई वुड स्टिल से इट्स वर्थ इट कि अगर ये सब करके आपको एक ट्रांसप्लांट मिलता है और आपकी फैमिली में कोई आपको देना चाहता है, देन दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछा गया है कि व्हाट आर चांसेस फॉर अ सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट. सो वेरी गुड क्वेश्चन हिमांशु. जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होता है, जैसे उनकी इनिशियल जो किडनीज होती हैं, they did not, they failed because of long term uncontrolled diabetes. So there is always a risk कि post transplant वो डिजीज रीअकर हो सकता है न्यू किडनी में. बट अगर आप उसके बाद अपना ब्लड शुगर बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखें, देन उसका चांस रिड्यूस हो जाता है. सेकेंड थिंग बीइंग आफ्टर ट्रांसप्लांट आपको इनिशियली कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिनसे डायबिटीज़ अनकंट्रोल हो सकता है, या कुछ पेशेंट्स जिनको डायबिटीज़ नहीं होता वो भी हो सकता है. दे आर ऑन स्टीरॉइड्स, दे आर ऑन टैक्रोलिमस, जो कि दोनों रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि डायबिटीज़ कंट्रोल पुअर हो सकता है. सो उसके अकॉर्डिंगली आपकी मेडिकेशंस एडजस्ट करना और क्लोजली मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. द अदर थिंग विच कुड potentially complicate transplant in a patient who is diabetic is कई बार उनको जो वेसल्स होती है उसमें अथीरोस्क्लेरोसिस होता है, वेसल्स के अंदर प्लाक या लिपिड जम जाता है, एंड दैट कुड पोटेंशियली बी अ रीज़न. और यहाँ कुछ पेशेंट्स न्यूरोजेनिक ब्लैडर से सफ़र करते हैं कि उनका ब्लैडर जो होता है वो डिस्टेंडेड रहता है और डिफ्लेट नहीं करता. बट ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग जो कि प्री ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन में वो अच्छे से देख लेते हैं, एंड दे ओनली गो फॉर इट इफ दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी. सो टू answer your question, I would say कि regardless you have diabetes or not, still transplant is a much better option for you than staying on dialysis. Dialysis सिर्फ आपके लिए एक ब्रिज है जब तक आपका ट्रांसप्लांट नहीं होता. So next question is by Sahil Mahajan. He's asking, once dialysis started, can it be stopped later? So actually ये patient to patient depend करता है. So some patients who suffer from something we call as acute kidney injury, कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनकी किडनी एकदम से काम करना बंद कर गई. So there could be several reasons for acute kidney injury. कई पेशेंट्स को बहुत सिवियर इन्फेक्शन होती है, उनका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, देन किडनी टेक्स एन इंसल्ट. कई पेशेंट्स को और कारण से किडनी एकदम से बंद हो जाती है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन. इन दोज केसेस अगर आप अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करें या जो भी ट्रिगर था वो रिमूव कर दें, देन दे डू रिकवर. आई हैव सीन सेवरल पेशेंट्स जिनको इनिशियली जब किडनी बिल्कुल चल नहीं रही थी हमें डायलिसिस करना पड़ा, बट अगर उनका पहले किडनी फंक्शन ठीक था, उनकी एज क्या है और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, देन सम ऑफ देम डू रिकवर. सो दिस इज अबाउट एक्यूट किडनी इंजरी. ऑन दी अदर हैंड अगर आपको एडवांस क्रॉनिक किडनी डिजीज है, यानी आपकी किडनी बहुत देर से बहुत कम काम कर रही है, इट इज़ ऑलरेडी स्मॉल इन साइज, तो उन केसेस में देर इज लेस लाइवलीहुड क्या यू वुड गेट ऑफ डायलिसिस. उन पेशेंट्स के लिए डायलिसिस इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर. सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. सो हर पेशेंट को देख के ही इस सवाल का जवाब दिया जा सकता है. सो नेक्स्ट मैं आपको बस टू एंड दिस सेशन आई वुड जस्ट लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट आवर डायलिसिस फैसिलिटी. हमारे यहाँ पे अगर आप हमारे डायलिसिस फैसिलिटी में आना चाहते हैं, देन आई एम अवेलेबल. आप हमें टेली कंसल्टेशन या इन हॉस्पिटल कंसल्टेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. हैव अ गुड डे. टेक केयर.